हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अर्थक्वेक और भूकंप। अर्थक्वेक होता क्या है, किस प्रकार से बनता है और कितनी तबाही लेकर आता है, यह जानना अर्थक्वेक के लिए को समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अर्थक्वेक एक प्रकार की एक एनर्जी है जो कि पृथ्वी में इंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर पैदा होती है। यह एनर्जी जब रिलीज़ होती है तो बहुत ही मास लेवल पर, बहुत ही बड़े लेवल पर क्या करती है, तबाही लेकर आती है। और अर्थक्वेक्स की वजह से पृथ्वी की जो सतह है, अपर लेयर्स ऑफ अर्थ सरफेस मतलब अर्थ क्रस्ट है, वह हिलने लगती है। और जब वह हिलती है तो वह जिगजैग फॉर्म में भी हिलती है। वह ऊपर नीचे जिगजैग फॉर्म होता है, जैसे कि इस प्रकार से जिगजैग फॉर्म में भी हिलती है, प्लस में वह आगे पीछे भी हिलती है। इस प्रकार से भी हिलती है और इस प्रकार से भी हिलती है, जिगजैग फॉर्म में भी और आगे पीछे भी। तो जब जब अर्थक्वेक आता है तो पूरी पृथ्वी की ऊपरी सतह है वह हिलने लगती है और पृथ्वी पर बने हुए बहुत सारे भवनों का निर्माण होता है और वह भवन जो भूकंपरोधी नहीं होते हैं वह गिर जाते हैं। इसके साथ साथ ह्यूमन लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। ह्यूमन और बायोलॉजिकल लॉस कहें जिसको, कि हम बायोलॉजिकल लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक एक प्रकार की एक एनर्जी है दैट कैन बी formed by the टेक्टोनिक फोर्सेस इनसाइड द अर्थ। तो पृथ्वी के अंदर जो टेक्टोनिक फोर्सेस है उनकी वजह से जो फोर्स रिलीज़ होती है, उस फोर्स की वजह से जो अर्थ सरफेस है जो वह हिलने लगता है, इसी हिलने को ही हम अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक से जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको रिएक्टर स्केल पर उसके मैग्नीट्यूड को और उसकी इंटेंसिटी को मापा जा सकता है। रिएक्टर स्केल का निर्माण 1935 ईस्वी में चार्ल्स एफ रिएक्टर ने खुद किया था। और इसका जो पैमाना होता है वह 0 से 9 डिग्री 9 तक का पैमाना होता है, लेकिन इसकी अपर लिमिट कुछ भी नहीं होती है, वह कहीं तक हो सकती है क्योंकि यह एक लॉगरिथमिक स्केल होता है। अब इस स्केल के ऊपर क्योंकि उसके मैग्नीट्यूड को मापा जाता है तो हमें जितना ज़्यादा इसका नंबर आता है तो हमें पता चलता है कि उतनी ही ज़्यादा तबाही होती है। अब इसके साथ साथ हमने विश्व स्केल पर बहुत बारी देखने को आया कि कितने बड़े बड़े भूकंप पृथ्वी पर आए हैं। तो उनमें से कुछ भूकंप जिनका मैं यहाँ पर वर्णन करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि 1934 में बिहार में एक अर्थक्वेक आया था जिसका मैग्नीट्यूड था 8.4। इट वाज अ ट्रेमेंडस अर्थक्वेक। उसके बाद माना जाता है कि 1964 में 27 मार्च सन 1964 को अलास्का के अंदर भी एक इसी प्रकार का बहुत ही भयंकर भूकंप आया जिसकी तीव्रता को मापा गया था 8.4 से 8.6, विच वाज द ग्रेटेस्ट अर्थक्वेक रिकॉर्डेड एवर ऑन अर्थ सरफेस। अब अर्थक्वेक को समझने के लिए हमें इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उनको समझना होगा। तो सबसे पहले इसके अंदर जो टर्म्स आती है वो आती है फोकस और दूसरी आती है एपिसेंटर। फोकस क्या होता है? फोकस पृथ्वी के अंदर कहीं एक पॉइंट होता है जहाँ पर सबसे पहले अर्थक्वेक जनरेट करता है, मतलब कि उत्पन्न होता है। ठीक है, अर्थक्वेक मतलब ये पृथ्वी की ऊपरी लेयर है, इसके अंदर कहीं नीचे यहाँ पर कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर अर्थक्वेक जनरेट होता है। अर्थ क्रस्ट की लेयर के नीचे वहाँ गहराई में वह उत्पन्न होता है और सबसे पहले वह उसी पॉइंट से बिल्कुल वर्टिकल ऊपर की तरफ, मतलब कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जहाँ पर सबसे पहले महसूस होता है उसको हम क्या कहते हैं? एपिसेंटर कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि एपिसेंटर तो पृथ्वी की सतह के ऊपर होता है जहाँ पर अर्थक्वेक को सबसे पहले महसूस किया जाता है, और फोकस पृथ्वी के अंदर कहीं गहराई में होता है जहाँ पर अर्थक्वेक की उत्पत्ति होती है। इसके साथ साथ
जो वेव्स इसके अंदर चलती हैं उनको सीज़मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगे भी कहते हैं, उनको भूकंपीय तरंगे कहा जाता है। ये तरंगे कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स। तो इस प्रकार से ये तरंगे होती हैं। फिर उसके बाद कुछ तरंगे इस प्रकार की भी होती हैं जो पी और एस के बीच की वेव्स होती हैं। उसके बाद कुछ तरंगे हैं जिनका समय समय पर क्या किया गया है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की गई है। तो आज हम इन्हीं सभी वेव्स के बारे में भी यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे और वर्ल्ड लेवल पर जो भूकंप के मुख्य केंद्र हो सकते हैं उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अर्थक्वेक है जो क्या होता है, प्लेट के मुख्य रूप से जो किनारे, जो मैंने आपको टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बताया था कि अर्थ की अर्थ क्रस्ट है जो वह टुकड़ों में बटी हुई है और उन टुकड़ों को हम प्लेट्स कहते हैं। और उसके किनारों पर चाहे वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हो, चाहे वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज हो, तो तीनों तरह की प्लेट बाउंड्रीज में से कोई भी प्लेट बाउंड्री हो, वहाँ पर अर्थक्वेक आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किसको कहा जाता है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है जो वह वो स्थान है जो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, उसके जो किनारे हैं चारों तरफ से पूरा, जैसे कि इतना बड़ा गोल मैं जैसे बना रहा हूँ, ये पैसिफिक ओशियन है बीच में, और इसके जो किनारे, तो इसके जो एक किनारे होते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के, यहाँ पर भूकंप आने की, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोल्केनोज भी इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर भूकंप आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है। इस पर मुख्य रूप से जो कई देश, जैसे कि मैं कहूँ कि जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, तो ये इस तरह के देश हैं। अमेरिका का जो पूरे का पूरा पश्चिमी पार्ट अलास्का से होते हुए, कनाडा का भी पूरा पश्चिमी पार्ट यहाँ से होते हुए, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी पार्ट है जो यहाँ तक, मैं इसका एक आपके सामने चित्र दिखा देता हूँ। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। आप देख सकते हैं कि जो आपका पैसिफिक ओशन है, इसके जो किनारे हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप और सबसे ज़्यादा वोल्केनोज विद्यमान हैं। तो अब मैं आपके सामने एक दूसरा चित्र दिखा रहा हूँ। ये होता है सिज्मोग्राफ। यहाँ पर देखिए, इसको हम कहते हैं सिज्मोग्राफ। सिज्मोग्राफ के अंदर हम भूकंप ये तरंगों को मापते हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, किस प्रकार की भूकंप की तरंगे हैं, क्या वो पी वेव्स हैं, क्या वो एस वेव्स हैं, क्या वो एल वेव्स हैं। तो यह इस भूकंपीय जो यंत्र बना रखा है, भूकंप लेखी कह लो या फिर इसको आप सिज्मोग्राफ कह लो। ठीक है, तो ये इसके अंदर मापा जाता है। अब देखते हैं हम हमारी जो भूकंपीय तरंगे किस किस प्रकार की होती हैं। सबसे पहली जो तरंग होती है वह होती है पी वेव्स, जिसको हम प्रारंभिक वेव्स भी कहते हैं। पी वेव्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो किस प्रकार की होती है कि वह देखो, लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों मीडियम से होकर गुजर सकती है। सबसे पहली बात है जो यह पृथ्वी के अंदर लिक्विड, गैसेस और सॉलिड तीनों, क्योंकि पृथ्वी के अंदर तीनों तरह की अवस्थाएं होती हैं। कहीं से पृथ्वी अंदर से लिक्विड है तो कहीं पर वहाँ पर गैस भी है, तो कहीं पर वहाँ पर सॉलिड भी है। तो इन तीनों तरह की प्रॉपर्टीज से होकर गुजरने वाली जो वेव्स होती है, भूकंपीय तरंग होती है, उसको हम पी वेव्स कहते हैं। इकलौती यही वो वेव्स है जो पृथ्वी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा सकती है, और कोर तक भी जाने वाली जो वेव्स होती है वह पी वेव्स ही होती है। ये प्रारंभिक वेव्स होती हैं और इनकी गति है जो 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की रहती है। क्या समझ में आई? यह 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बहुत ही फास्ट वेव्स होती हैं। अच्छा, उसके बाद आती हैं हमारी एस वेव्स। एस वेव्स को हम सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं और गौण वेव्स भी कहा जाता है। देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ देखने की है कि जो पी वेव्स किस प्रकार से चलती हैं, वह मैं आपको बताना चाहूँगा।
होती हैं, ये इनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या फिर अनुदैर्घ्य तरंगे। इस प्रकार की तरंगों की जो गति होती है वह किस प्रकार की होती है, इसको समझने के लिए यदि मैं कहूँ कि आप एक लाइन में यदि हम 10 बच्चों को खड़ा कर देते हैं आगे पीछे करके, तो इस चीज़ को उसकी गति को समझने के लिए, उसकी एनर्जी को समझने के लिए कि वह किस प्रकार से ट्रैवल करती है, तो हम क्या करें, यदि हम पीछे वाले बच्चे को इस प्रकार से पुश करते हैं या धक्का देते हैं, तो वह जिस प्रकार से अगले उससे नेक्स्ट बच्चे को में उसकी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट बच्चे में एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, तो क्या होगा कि इस प्रकार से आगे की तरफ सारे के सारे बच्चे बढ़ेंगे। तो जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, 10वें तक बच्चे तक जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, इस प्रकार से इसमें तरंगे चलती हैं। मतलब कि पृथ्वी की जो लेयर है इस प्रकार से वह आगे बढ़ती है। मतलब कि इस प्रकार यहाँ ज़्यादा है तो आगे चलते 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 वह कम होती हुई चली जाती है। अब एस वेव्स जो होती हैं इनको हम सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं और अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। एस वेव्स को अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। और ये जो वेव्स होती हैं ये हमारी जिस प्रकार से पानी में वेव्स उत्पन्न होती हैं उसी प्रकार से ये भी तरंगे होती हैं, और यहाँ पर पानी में जिस प्रकार से वेव्स उत्पन्न होती हैं उसी प्रकार से जिगजैग फॉर्म में ये इस प्रकार से जो आगे की तरफ ये तरंगे बढ़ती है। इसीलिए इन तरंगों की गति पी वेव्स की तरंगों से कम होती है। यह 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ती है और यह वेव्स है सिर्फ सॉलिड पार्ट से ही होकर गुजर सकती है। अब उसके बाद आती है एल वेव्स होते हैं जो वेव्स होती हैं उनको धरातलीय वेव्स भी कहते हैं, धरातलीय तरंगे भी कहा जाता है यह, और इनको लंबी तरंगे भी कहते हैं। ये जो वेव्स होते हैं अत्यधिक प्रभावशाली होती हैं, जो धरातल के बिल्कुल ही निकट चलती हैं। ये पी तथा एस वेव्स के बाद धरातल पर पहुंचती हैं, क्योंकि ये लहरें पृथ्वी का चक्कर लगाकर अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं। एल वेव्स सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स मानी जाती है। एल वेव्स को सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स माना जाता है। इनकी खोज HD लव ने की थी, इसलिए इनका नाम लव वेव्स भी होता है। इनकी गति है वह 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है और ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया में किए गए अध्ययनों से पी तथा एस वेव्स के साथ साथ कुछ नई तरंगों का भी पता चला था, जिस प्रकार से PG, SG, P स्टार और S स्टार, इस प्रकार की तरंगों का भी पता चला था, तो उनको अभी हम यहाँ पर वर्णन कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस चित्र को देखिए और इस चित्र को समझने की कोशिश कीजिए। जो वेव्स PS जो वेव्स होती है उनकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। इसके बाद आता है दूसरा सेट, 3 तरह की वेव्स हो सकती हैं यहाँ पर, P और S तरह की वेव्स जिनकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। उसके बाद आता है PG और SG, ये होती हैं जो मिनिमम वेलोसिटी वाली आपकी वेव्स होती हैं, जबकि P स्टार और S स्टार वेव्स होती हैं वो मीडियम वेलोसिटी की वेव्स मानी जाती हैं। अब ये जो चित्र मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इस चित्र के अंदर आप देखिए कि जो हमारा एस वेव्स होती हैं वह लिक्विड पार्ट से नहीं होकर गुजर सकती। एस वेव्स जो इस चित्र के अंदर दिखाया गया है कि एस वेव्स जो उसका एपी सेंटर होता है, जो पृथ्वी के ऊपर जो एपी सेंटर होता है, उस एपी सेंटर से 120 डिग्री के एंगुलर डिस्टेंस पर वह डिसअपियर हो जाती है, मतलब कि वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाती है। जैसा कि इस चित्र के अंदर दिखाया गया है, शेडो जोन ऑफ P एंड S वेव्स, ठीक है, और यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये जो शेडो जोन है यहाँ पर कभी अर्थक्वेक आता ही नहीं है। यदि हम उसका एंगुलर डिस्टेंस मापते हैं तो उस एंगुलर डिस्टेंस में 120 डिग्री के बाद का जो पार्ट होता है वहाँ पर अर्थक्वेक नहीं आता है, ठीक है।
ना, क्योंकि वहाँ पर ना तो एस वेव्स पहुँच पाती है, ना ही वहाँ पर पी वेव्स पहुँच पाती हैं, ठीक है। और यह जो एंगुलर डिस्टेंस मापा जाता है यह एपी सेंटर से मापा जाता है। अब आता है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए समय समय पर बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपनी थियोरीज दी, कुछ लोगों ने कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट बनकर सामने आया था उसको MSD रोसी और FA फोरेल ने 1883 में इस की तीव्रता को मापने का पैमाना बनाया था, जिसको 1883 के बाद से लगभग आधी शताब्दी तक 50 वर्ष तक इसी का इस्तेमाल किया जाता रहा। लेकिन सन 1902 में जो गाइसेप मर्केली ने इस एक मर्केली का स्केल दिया था, उस स्केल का जब निर्माण किया गया तो उस स्केल के अंदर 1 से 12 तक पॉइंट्स दिए गए थे और उन्हीं डिग्रीज़ के माध्यम से हम इसकी तीव्रता को मापते रहे हैं। बाद में इसको H.O. वुड और फ्रैंक न्यूमैन ने 1931 में इसको मर्केली का जो स्केल था उसको मॉडिफाई किया और उसको मॉडिफाइड मर्केली स्केल कहा गया, जो कि 1 से 12 तक के पैमाने पर अपनी डिग्रियां होती हैं और इसमें जितनी ज़्यादा डिग्री होती हैं उतना ही ज़्यादा विनाश माना जाता है कि उतना ही ज़्यादा विनाश हुआ है। इसके बाद आता है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक के अंदर हम भूकंप का परिणाम जानने की कोशिश करते हैं। भूकंप का जो परिणाम है या मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को मापने के लिए सबसे पहले हमारे जो चार्ल्स एफ रिएक्टर ने 1935 में अपना पैमाना दिया था। इस पैमाने के अंतर्गत हम यह चीज़ मापते हैं कि कितनी एनर्जी रिलीज़ की अर्थक्वेक ने, और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है उतना ही ज़्यादा विनाश होता है। यह रिएक्टर स्केल 0 से 9 तक मुख्य रूप से मापा जाता है, परंतु यह एक लॉगरिथमिक स्केल है। इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, जैसे कि एक मैग्नीट्यूड यदि हमारा अर्थक्वेक आता है, एक मैग्नीट्यूड की एनर्जी रिलीज हुई, तो यदि नेक्स्ट टाइम वह 2 मैग्नीट्यूड की एनर्जी रिकॉर्ड होती है तो इसका मतलब क्या है कि एक में जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी उससे 10 गुना ज़्यादा एनर्जी 2 में रिलीज होती है। और यदि 3 की एनर्जी रिकॉर्ड होती है, 3 का मैग्नीट्यूड रिकॉर्ड होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक में एनर्जी रिलीज हुई थी उसका 100 गुना ज़्यादा, मतलब हर बारी 10 गुना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। हर पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें 10 गुना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। मतलब कि क्या हुआ कि यदि हम 8 परिणाम आगे जाते हैं तो 8 का मैग्नीट्यूड की बात इस प्रकार, यदि 8 का भूकंप 4 वाले परिणाम से दुगना नहीं बल्कि 10,000 गुना ज़्यादा परिणाम उसका निकलता है, और अर्थात और कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड 10 गुना ज़्यादा उसका होता है, 10,000 गुना ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि लोगरिथमिक स्केल क्या होता है। लोगरिथमिक स्केल में एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तो उससे 10 गुना ज़्यादा आपका नुकसान होता है। तीसरे पॉइंट पर जाते हैं तो 100 गुना हो गया, चौथे पॉइंट पर जाते हैं तो 1000 गुना हो गया। तो अब हम देखते हैं कि भूकंप के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है भूप्लेटों का खिसकना या फिर प्लेट टेक्टोनिक्स। जब प्लेट्स का मूवमेंट, प्लेट्स मूवमेंट कह सकते हैं हम, अर्थ प्लेट्स मूवमेंट कह सकते हैं। तो भू प्लेट्स का जब खिसकना होता है तो जब प्लेट्स एक दूसरे के परस्पर वो एक दूसरे के साथ आगे की तरफ बढ़ती हैं, कई कन्वर्जेंट होती है, कई डाइवर्जेंट होती है, कई ट्रांसफॉर्म होती हैं। तो जब इस प्रकार की मूवमेंट्स आपकी देखने को मिलती है तो वहाँ पर अर्थक्वेक जनरेट होता है। उसके बाद नंबर 2 दूसरा पॉइंट है ज्वालामुखी क्रिया। देखिए, जब कहीं भी ज्वालामुखी फटता है तो वह आजू बाजू की जो ज़मीन होती है वहाँ पर भूकंप आ जाता है। तो ज्वालामुखी क्रियाओं के साथ भी भूकंप का सीधी सी बात है कि उसका संबंध होता है, डायरेक्ट संबंध होता है। कई बार क्या होता है, जो हमारी भूमि का जो ऊपर वाला पार्ट है वह संकुचित, वह सिकुड़ रहा होता है। जब वह सिकुड़ रहा होता है
तो उस कंडीशंस में भी आपका भूकंप आ सकता है। उसके बाद भू संतुलन जो हमारा जियो इक्विलिब्रियम की बात करते हैं हम। जब देखिए भू संतुलन में क्या हो रहा है कि आजकल जब जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पृथ्वी पर निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो कहीं इससे भू असंतुलन पैदा होता है कि कहीं पर बड़े बड़े शहर बस रहे हैं, कहीं प्लेट पर एक तरफ ज़्यादा वजन होता जा रहा है, एक तरफ कुछ भी वहाँ पर कुछ भी किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, बड़े बड़े शहर बस रहे हैं, तो उससे पृथ्वी की जो प्लेट है उसके ऊपर वजन तो पड़ता ही है, और इस वजन पड़ने की वजह से हम बड़े बड़े निर्माण कार्य चला रहे हैं, जैसे कि बड़े बड़े बांध बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो इनकी वजह से भी भू असंतुलन पैदा होता है, और इस असंतुलन की वजह से भी कई बार भूकंप आते हैं। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट आता है, एक सिद्धांत दिया गया था इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी के बारे में अभी देखते हैं हम। देखिए इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी जो हमारी थी F.H. रीड ने दी थी, वह एक भू वैज्ञानिक थे, तो जियोलॉजिस्ट थे। तो अब उन्होंने जो थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा था कि जो पृथ्वी की जो लेयर्स हैं वह रबड़ की भांति होती हैं। जिस प्रकार रबड़ को हम खींचते रहते हैं, तो रबड़ को खींचने की भी क्या होती है, एक सीमा होती है। उस सीमा के बाद यदि और ज़्यादा हम खींचते हैं तो क्या होता है कि वह रबड़ टूट जाती है, और जब वह टूट जाती है तो पूरी रबड़ इस प्रकार से हिलने लगती है। तो जब वह हिलती है तो इसी प्रकार से पृथ्वी की लेयर्स हैं। जब हमारा उन पे अत्यधिक हमारा कंप्रेशनल फोर्स लगती है, डाइवर्जेंट फोर्स लगती है, या ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज पर जो फोर्स लगती है, तो यह जो फोर्स जब लगती है तो यह उसके ऊपर तनाव पैदा करती है, और जब ये तनाव रिलीज होता है, टूट जाती है जब वहाँ से वो चट्टान, तो क्या होता है, तो वहाँ पर भूकंप आ जाता है। उसके बाद जलीय भार, गैसों का फैलाव। जलीय भार देखिए कई जगह पर हम बहुत बड़े बड़े डैम बना देते हैं और वहाँ पर पानी भर दिया जाता है, तो उससे प्लेट के ऊपर एक्स्ट्रा वजन पड़ता है। प्लेट्स हैं जो हमारी, उनके ऊपर एक्स्ट्रा वजन पड़ता है, तो उसकी वजह से भी भूकंप आते हैं। गैसों का फैलाव, जो पृथ्वी के अंदर जो गैस हैं जब वो फैलती हैं उसकी वजह से भी आपका भूकंप आता है। और कई बारी इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स। जब लैंडस्लाइड्स होते हैं तो ऊपर से पहाड़ का पहाड़ खिसक जाता है, तो आजू बाजू के छोटे से एरिया के अंदर आपका भूकंप आ सकता है। माइनिंग एरियाज़ के अंदर के अंदर भी भूकंप आ सकता है, या फिर हम कुछ इस प्रकार का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि हमने परमाणु बम का भी एक्सपेरिमेंट किया ज़मीन के अंदर, तो वहाँ के आजू बाजू के एरिया के अंदर भूकंप आ सकता है। तो इस प्रकार के अन्य कारण भी हो सकते हैं। अब देखते हैं हम भूकंप है जो उसका वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक, किस किस प्रकार के अर्थक्वेक हो सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक के अंदर हम देखेंगे कि मुख्य रूप से दो तरह के अर्थक्वेक हो सकते हैं। पहला जो होता है वह होता है प्राकृतिक या फिर नेचुरल अर्थक्वेक्स, और दूसरा होता है कृत्रिम या फिर मैन मेड अर्थक्वेक्स। ठीक है, तो प्राकृतिक जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो होते हैं आपने वोल्केनिक अर्थक्वेक्स, वोल्केनो की वजह से जब वोल्केनो का विस्फोट होता है तो जो अर्थक्वेक आता है उसको वोल्केनिक अर्थक्वेक कहते हैं। दूसरा होता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, जब प्लेट्स मूव करती हैं तो उसकी वजह से जो अर्थक्वेक आता है तो उसको हम टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं। आइसोस्टैटिक अर्थक्वेक, जब पृथ्वी है जो उसमें असंतुलन पैदा होता है तो उसकी वजह से जो अर्थक्वेक आता है उसको भी हम क्या कहते हैं, आपका प्राकृतिक अर्थक्वेक्स। और प्लूटोनिक अर्थक्वेक्स, और पृथ्वी की गहराई के अंदर यदि किसी प्रकार की कोई अन्य हलचल होती है उसकी वजह से जो प्लूटोनिक अर्थक्वेक्स, पाताल के अंदर जो अर्थक्वेक आते हैं उसकी वजह से जो पृथ्वी पर की ऊपरी सतह अर्थक्वेक को एक्सपीरियंस करती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लूटोनिक अर्थक्वेक। उसके बाद उद्गम केंद्र की गहराई के आधार पर, देखो गहराई के आधार पर भी अर्थक्वेक्स का विभाजन किया जा सकता है, जैसे कि शैलो अर्थक्वेक्स। दूसरा है इंटरमीडिएट अर्थक्वेक्स और डीप फोकस अर्थक्वेक्स। तो ये इनके फोकस के आधार पर हम उसका कर सकते हैं कि फोकस कितनी गहराई पर है उस अर्थक्वेक का, तो उसके आधार पर हम बता सकते हैं। शैलो अर्थक्वेक्स जो पृथ्वी की ऊपरी लेयर्स में आएगा, उसके बाद मीडियम उससे ज़्यादा गहराई पर आएगा,
और इंटरमीडिएट है जो थोड़ी सी गहराई पर, बीच वाली गहराई पर आएगा, और डीप फोकस उससे सबसे ज़्यादा गहराई पर आता है। उसके बाद जो स्थिति के आधार पर जो आता है स्थलीय और एक समुद्र। स्थिति के आधार पर भाई कौन से किस प्रकार की एरिया पर आ रहा है भूकंप, तो स्थलीय भाग पर आ सकता है और एक समुद्री भाग पर भी आ सकता है। तो इस प्रकार से हमने इसका वर्गीकरण देखा। तो ये इसका वर्गीकरण था। वर्गीकरण करने के पश्चात अब हम आगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है, या फिर देखेंगे हम पहले इसका अर्थक्वेक्स जो होता है उसका इफ़ेक्ट क्या क्या होता है, उसके प्रभाव क्या क्या होते हैं। प्रभाव कॉज का सीधी सी आपको पता है कि जान मान की हानि होती है, जान और माल की हानि होती है, मतलब मैन एंड मटेरियल लॉस, आदमी भी मरता है और संपत्ति का भी विनाश होता है। जन धन की हानि सबसे बड़ा हानि। और दूसरी होती है प्राकृतिक लॉस, प्राकृतिक चीज़ों का लॉस, जैसे कि हमारी जो बायोलॉजिकल जो बैलेंस है अर्थ पृथ्वी के अंदर वो भी डिस्टर्ब्ड हो जाता है इससे। उसके बाद है उसकी वजह से अगर समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं जिसको हम सुनामी कहते हैं, और वो पूरे हमारे तटीय क्षेत्र को डुबो देती है। उसके बाद जो हमारी भूमि होती है उसमें दरारें पैदा हो जाती हैं, और उस दरारों के अंदर कई बार जीव जंतु और मनुष्य भी फंसकर मारे जाते हैं। उसके साथ साथ गैस व जल व कीचड़ का बाहर आना, पृथ्वी से बाहर गैस भी आ जाती है, कीचड़ और बहुत ही भयंकर चीज़ें बाहर देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ें बाहर जब निकल आती हैं, ज्वालामुखी के रूप में, लावे के रूप में जब बाहर निकलते हैं तो यह मास लेवल पर तबाही फैलाते हैं। भूकंपों से होने वाले कुछ लाभ भी होते हैं, उन लाभों को देखते हैं क्या क्या लाभ होते हैं। तो भूकंप है जो हमारे, इनसे कुछ हमें लाभ भी होते हैं, जैसे कि जब भूकंप आता है तो हमें उस भूकंप के माध्यम से, उन तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 2 क्या होता है कि भूकंप होते हैं जो उसकी वजह से फोल्ड और फॉल्ट बनते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पठार, मैदान और माउंटेन्स का निर्माण होता है। उसके बाद पृथ्वी में जब प्लेट्स नीचे धंस जाती हैं तो वहाँ पर जलप्रपात या फिर वाटरफॉल्स का निर्माण होता है। उसके पश्चात जब भूकंप ये तरंगे आती हैं तो कम गहराई वाली खाड़ी का निर्माण होता है, जो समुद्री तट पर खाड़ी बनती हैं, बे होती हैं, उनका निर्माण होता है। उसके साथ साथ भूकंपीय तरंगों के माध्यम से हम पृथ्वी के अंदर छिपे हुए रिसोर्सेज का भी पता लगा लेते हैं। और इसके बाद जब भूस्खलन होता है भूकंप की वजह से तो उससे मिट्टी का निर्माण होता है। इसके साथ साथ भूकंप के समय भू भागों के धंस जाने से विस्तृत जिलों का निर्माण होता है, जिसका उपयोग हम सिंचाई के लिए, मत्स्य मछली पालन के लिए और पर्यटन के लिए भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसका आता है डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली जो बेल्ट होती है सरकमपेसिफिक प्लेट, इसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं हम, वितरण देख रहे हैं अब कहाँ कहाँ पर भूकंप आ सकते हैं। तो सबसे पहली जो बेल्ट है उसका नाम है सरकमपेसिफिक बेल्ट। यह जो प्लेट है इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। यहाँ पर जो प्लेट्स मूवमेंट मैंने बताई थी, यहाँ पर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज आपको देखने को मिलती है, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। इसके ऊपर जो मुख्य रूप से जो हमारे जो देश हैं उन देशों का मैं आपको नाम बताना चाहूँगा। उन देशों के जो नाम है वो आपका जापान, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे के सारे, और अमेरिका का नॉर्थ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी पार्ट, ये सारे का सारा पार्ट यहीं पर आपका होता है। तो ये थी आपकी सरकम पैसिफिक बेल्ट, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कह सकते हैं इसको हम। उसके बाद कहते हैं मिड अटलांटिक बेल्ट कौन सी थी? मिड अटलांटिक ओशन के अंदर मैंने कल आपको बताया था कि वहाँ पर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, जिसकी वजह से एस आकार की एक मिड ओशनिक रीज बनी हुई है, और इस मिड ओशनिक रीज के सारे हमारा पूरे का पूरा आपका
एक आइलैंड्स की श्रृंखला ऊपर से नीचे तक अटलांटिक ओशन में, और यहाँ पर जहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एक बाउंड्री है, डाइवर्जेंट बाउंड्री है, तो क्या होता है, उस बाउंड्री के सहारे भी भूकंप आते हैं। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपका मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, जो ऐसी बेल्ट है जो कि महाद्वीपों के बीच से होकर गुजरती है, जैसे कि अब हिमालयन बेल्ट है, आल्प्स बेल्ट है। तो यहाँ पर भी कई बार भूकंप देखने को मिलते हैं। उसके बाद आती है इंटरप्लेट सिज्मिसिटी। इंटरप्लेट, दो प्लेटों के बीच की जो सिज्मिसिटी है एक वह भी है, जैसे कि पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी यूनाइटेड स्टेट्स और प्रायद्वीपीय भारत में भी इस प्रकार के भूकंप देखने को मिलते हैं। तो ये थे हमारे आपके भूकंप, यह क्षेत्र जो मुख्य रूप से भारत में और विश्व में देखने को मिलते हैं। तो हमें इन सभी का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको दिखाना पड़ेगा। भारत के अंदर जो कहते हैं कि अर्थक्वेक्स बहुत बारी आते हैं, तो उनमें से कुछ अर्थक्वेक्स का, सभी अर्थक्वेक्स की बात नहीं कर रहा, कुछ इम्पोर्टेंट अर्थक्वेक्स का आपको यहाँ पर डिस्कशन करना होगा। तो कुछ महत्वपूर्ण भूकंप जो भारत में आए हैं उनका उल्लेख यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि करना होगा। तो जैसे कि 1934 में बिहार में जो अर्थक्वेक आया था वो 8.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक्स था, और जिसमें 10,700 लोग मारे गए थे। उसके बाद लातूर महाराष्ट्र में भी आया था, जिसमें 30,000 लोग मारे गए थे। 2001 में भुज में 8.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जिसमें 50,000 से 1 लाख लोग मारे गए थे। उसके बाद 2005 में 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, जिसमें 15,000 लोग कश्मीर में मारे गए थे। कश्मीर में यह आया था। तो अर्थ है जो भारत का को कुछ अर्थक्वेक जोन में बांटा हुआ है, जिसको 2, 3, 4, 5 तो मोस्ट सेंसिटिव जोन भारत के अंदर पाए जाते हैं। वह हमारे मुख्य रूप से देखें तो हिमालयन जो बेल्ट है वह मोस्ट सेंसिटिव जोन माना जाता है नॉर्थ इंडिया का। जबकि मोस्ट स्टेबल पार्ट की बात करें तो वह हमारा दक्कन का पठार है, जो वह मोस्ट स्टेबल पार्ट माना जाता है। तो यह था हमारा अर्थक्वेक्स या भूकंप। तो हमें ये सारी बातें उसके अंदर अगर लिखनी होंगी हैं और अपना क्वेश्चंस को पूरा करना हुआ। इसके बाद हम देखेंगे वुल्केनिज़म्स या फिर वोल्केनो या फिर ज्वालामुखी का इससे नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, इसी चैप्टर का पार्ट है, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट वीडियो रहेगा ज्वालामुखी वोल्केनिज़म्स। तो वुल्केनिज़म्स का नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। देखते हैं, मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। ओके।